नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा सीट जीतने के लिए अपने भरोसेमंद मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेहद करीबी मंत्रियों को सौंपी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी आला कमान ने 20 क्लस्टरों में बांटा है। योगी आदित्यनाथ ने कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र भार कपिल देव अग्रवाल और सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र भार जेपीएस राठौर को 5-5 सीटों के क्लस्टर का प्रभारी बनाया है। सूर्य प्रताप शाही को आजमगढ़, लालगंज, घोसी, बलिया और सलेमपुर सीटों का क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किया है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी को 2 जिलों कानपुर नगर और मिर्जापुर का प्रभारी बनाया है, जबकि सुरेश खन्ना को लखनऊ और गोरखपुर का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा एक समीक्षा, एक बैठक की गई जिसमें मंत्रियों को, उनके करीबी मंत्रियों को कार्यभार सौंपे गए हैं। जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि अलग अलग क्लस्टरों को उन्होंने अपने मंत्रियों को, अपने भरोसेमंद मंत्रियों को अलग अलग क्लस्टरों का प्रभारी बनाया है। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए 20 मार्च को नामांकन शुरू कर दिए गए हैं। यूपी के 8 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नामांकन शुरू हो गया। नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच होगी। प्रथम चरण में निर्वाचन के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनावों का डंका बज चुका है और देश ने अगली सरकार चुनने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में हमने यूएई में रहने वाले भारतीयों से मोदी सरकार के 10 वर्षों के कामकाज की चर्चा की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। Hello viewers and welcome to our special interview segment. I'm your host Pratiksha Patel, and in today's interview segment we have with us Mr. Jitendra Vaidyaji, who has been in UAE for past 26 years. He's also the president of Indian People Forum in UAE. We would also like the viewers to know that it is the same organization that played a key role in hosting Ahlan Modi. Yes, you heard it right, Ahlan Modi. Namaste Jitendra ji, welcome to our show. Could you outline Prime Minister Modi ji's achievements during his tenure of last 10 years in India? First of all, I would like to thank you to speak about the achievements of Shri Narendra Ji Modi's government. If you see the last 10 years, there is a huge positive changes brought by Yashasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Ji Modi. In his first visit to US, Yashasvi Pradhan Mantri Ji announced Swachhata Abhiyan, and under the Swachhata Abhiyan, 11 crore 70 lakh toilets has been provided to the poor people. More than 12 crore null connection has been given under the Nal Se Jal scheme, and I can proudly say that हमारी माँ बहनों के 11 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के आंखों के आंसू पोंछ के more than 11 crore gas connection has been provided. 3 करोड़ 18 लाख सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले गए। 4 करोड़ से ज्यादा बेघरों को पक्के मकान दिए गए। और आप लोगों को याद होगा कि किसी जमाने में एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं 100 रुपए डालता हूं और 15 रुपए मिलते हैं। उस मिथ को खत्म करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 47 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट खोले और ये तय किया कि पुअर के अकाउंट में पैसे जाएं और 100% जाएं। और इससे ज्यादा विद इन दिस 10 years 52,000 किलोमीटर हाईवे हैज बीन बिल्ट। अभी तो मैं कई और बड़े अचीवमेंट्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। ये तो सिर्फ एक
नॉर्मल लाइफ को किस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऊपर लेके आए, ये वो मोमेंट्स थे। यदि आप दूसरी बातें करें तो जिसकी हमने जिंदगी में कल्पना नहीं करी, 370 हटी, 500 सालों का हमारा संघर्ष खत्म हुआ और श्री राम मंदिर बना, ट्रिपल तलाक हटा, CAA आया। आप अचीवमेंट्स के बारे में यदि बात करें तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। How would you describe Prime Minister Modi ji's global image? Prime Minister Narendra Modi ji's global image today is a 78%. It's a top of all the leaders in the world. नरेंद्र जी मोदी ने खुद की ही इमेज नहीं, rather all Indians' image has gone high because of यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी। Since you have organized the mega public event Ahlan Modi in Abu Dhabi, can you explain in few words, and can we call you that you are true representative of Narendra Modi Sarkar? See, Ahlan Modi, the dream we have seen in September, we have sent the proposal to organize the mega public event during his visit to UAE on 14th February 2024 for the Pran Pratishtha of a BAPS Mandir. Earlier it was not accepted, but after 30th November, his visit to UAE, we again requested and it was accepted. So this mega event was organized by 200 communities from India. 40,000 people have joined. 800 performers have performed during the Ahlan Modi, and more than 1,500 volunteers have done this mega event. It is a proud moment for us to say that we have organized this. Second question, that I represent Yashasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Ji Modi and his government. So yes, I represent Narendra Ji Modi, and it is not only me, rather I can say that India's 140 crore people represent Narendra Modi, and because they are his parivar. What is the status of the Indian community residing in the UAE? I'm in UAE since last 26 years, and I'm seeing the huge transition, huge change. And now I can proudly say that Indians and their blue color passport respect and image has gone high because of Yashasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Ji Modi's and his visits to UAE. What additional aspirations do Indians hold from Prime Minister Modi ji? See, we can only pray that Yashasvi Pradhan Mantri ji एक स्वस्थ और लंबी लाइफ जिए, ताकि the way he is working for India and Indians, it's continue. And I'm surely can say that 2024, Yashasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Ji Modi is coming back with a thumping majority and 400 par. Regarding the recent inauguration of the Hindu temple in UAE, what implications does it hold for the local populace? See, I'm involved in temple since very beginning. जब हमको जमीन मिली, कभी 5 एकड़ दिया था, उसके बाद में यूएई गवर्नमेंट ने हमको 13.6 एकड़ दिया, उसके बाद में वो बढ़ के 27 एकड़ हो गई। इस सब में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मेजर रोल है। When he arrived first time in 2015, he announced in front of thousands of NRIs in Dubai that His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan has promised to give a land for the traditional Hindu mandir. And the way BAPS has made this mandir, it's a proud for all the Indians who resides in UAE. And I can say that it is a BAPS mandir, but यहाँ पे 7 भगवानों की मूर्तियां हैं। यहाँ पे शिव परिवार है, यहाँ राम परिवार है, यहाँ कृष्ण परिवार है, यहाँ पे स्वामी नारायण परिवार है, यहाँ अयप्पा परिवार है। तो ये एक वो यूनिक टेम्पल है जहाँ पे पूरी दुनिया विजिट करने वाली है। This temple
is a sign of a harmony and a friendship, and I'm sure that this temple will last for 1,000 years because इन सब पूरे मंदिर में सारे भारतीयों की इच्छा, उनकी दुआ और उनकी विशेष छुपी हुई है. What noticeable changes have occurred in the relationship between the UAE government and the Indian populace since 2014? See, when first time Yashasvi Pradhan Mantri Shri Narendra Ji Modi came to UAE, and when he saw the love and affection towards our Janmabhoomi of all the NRIs, ये 1, 2 या 3 नहीं, this 13th February he arrived 7th time, and I'm 100% sure that so many places in India he would have not visited this many times. Each time the relationship between India and UAE gone high, and I can proudly say that today the trade between India and UAE is crossing the magical figure of $100 billion. It gives the sign of a change, it gives the sign of a relationship between India and UAE. Well, thank you very much for your time, Jitendra ji. And this concludes our special interview segment today. Thank you very much for joining us. This is Pratiksha Patel signing off. खबर बदायूं से है, जहां 2 युवकों ने बर्बरता से 2 बच्चों का मर्डर कर दिया. घटना के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिला है. पुलिस एनकाउंटर में एक आरोपी मारा गया है, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस फरार की तलाश में जुटी हुई है. जैसा कि आप जानते हैं कि आज सायंकाल की घटना है और 2 बच्चों की हत्या हुई. इसमें खून से लथपथ युवक वहां से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल कितना ज्यादा दिखाई दिया. वहां हमारी टीम जब मैसूरजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते पहुंची है, उस समय वहां पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया. पुलिस ने फायर किया, इस जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई. सर, ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था. उसको पब्लिक ने, हमारी टीम पीछा कर लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर मुझे उसको पीछा किया. सर, घटना के पीछे क्या कारण था, पता चला सर कुछ? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं. घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है. लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है. सभी पार्टियां जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं. ऐसे में बीजेपी मुख्य कार्यालय पर चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी से ब्यूरो हेड सपना चारण ने लोकसभा चुनावों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. आपको भी सुनवाते हैं इस चर्चा के दौरान क्या कुछ सवाल जवाब रहे. वो लगातार बढ़ रही है, ना कि अपने देश में, देश के बाहर भी, देश की जब परिधि हम क्रॉस करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं. तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद से इस देश की जो तस्वीर थी, जो 14 के बाद से बदली है, वो 24 के बाद और भी बदलेगी और बेहतरीन तरीके से बदलेगी. दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में हम इस समय खड़े हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, क्या एजेंडे रहेंगे उनके, और उनके एजेंडों पे अगर हम बात करें तो क्या खास तौर पर पब्लिक के सामने जाएंगे वो, तो क्या मतलब मुद्दे रहेंगे जो पब्लिक को वो अट्रैक्ट कर सकेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, उनका घोषणा पत्र तो अभी जारी होगा, वो उनका इंटरनल मैटर है. लेकिन मुझे जो लगता है, जो उन्होंने कई सारे काम किए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां होती हैं, जो उसको हमने कवर किया, जो उसको आज भी हमने जो उनका लेटेस्ट जो उनकी हमने रैली देखी जो है, तो उसमें उन्होंने बात कही जो गरीबों के लिए उन्होंने जो काम किए हैं, उनकी कई सारी योजनाएं थी. वो देखिए, उस योजनाओं को मैं नहीं बोलूंगा, मैं जर्नलिस्ट के तौर पर मुझे बोलना उचित नहीं कहेगा, लेकिन जो उन्होंने देश हित में काम किए हैं, तो एक पत्रकार के तौर से हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम जनता को उस बात को बताएं. हम उसको डिफाइन करने के लिए नहीं बैठे यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता को ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम ये बताएं कि वर्तमान सरकार ने जो काम किया है वो बेहतर काम किया. क्योंकि इससे पहले, क्योंकि इस सरकार में पिछले 10 वर्षों में एक भी घोटाले का कोई आरोप नहीं है. और सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए, जो सरकारें जाती हैं भ्रष्टाचार और घोटालों के नाते जाती है. पीवी नरसिम्हा राव साहब की सरकार गई, वो इसलिए गई क्योंकि उनको बोला गया कि उन्होंं खरीद फरोख्त की थी. पहला प्रधानमंत्री देश का था जिसको कटघरे में खड़ा किया गया था प्रधानमंत्री के पद के रूप में जो है. तो ये शुरुआत हो चुकी थी भ्रष्टाचार की. और देखिए, जब भी मिली जुली सरकारें जो होती है ना, उसमें बड़े सारे ब्लैकमेलिंग्स को झेलना पड़ता है. इसलिए उनको बहुत, जैसे इससे पहले हालांकि अटल जी की जब सरकार थी तब भी उन्होंने कोई ब्लैकमेलिंग नहीं सही, उन्होंने सरकार गिरानी उचित समझी, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेलिंग नहीं सही. ये कैरेक्टर जरूर मैं आपको बताऊं बीजेपी का है.
और इस 10 वर्षों में तो इनकी सरकार थी, इन्होंने अपने साथ सहयोगी जरूर रखे थे, लेकिन वो सहयोगी भी जानते थे कि बीजेपी की मानसिकता क्या है, इनका चरित्र क्या है, तो वो भी अपने आप को उस पूरी तरह से काम कर रहे थे। और जिन लोगों ने कुछ गड़बड़ किया तो फिर वो अपने आप से गए और फिर वापस भी आए। कुछ लोगों को इन्होंने लिया, कुछ लोगों को आज ये वापस नहीं लेना चाहते हैं, सहयोगी दलों को जो इनके साथ शुरू में थे, क्योंकि इनका भी तो अपना चरित्र है, सबको अपने साथ नहीं जोड़ सकते। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं और इन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया और वो अपने आप में इनको आने वाले समय, क्योंकि जो मैंने आपसे बोला ना, जो प्री बोर्ड्स हुए थे जिसमें सारे रिजल्ट्स इनके आए थे, वही दर्शाते हैं कि इनको कितना बेहतर इस बात का प्रदर्शन होने वाला है। और मुझे लगता है कि हमारा ये जो सेशन रहेगा ये लगातार जारी रहेगा। सपना जी, बहुत कुछ बताने को है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है केंद्र में, कितना चैलेंजिंग रहेगा उनके लिए? और एक सवाल और है मेरा, अभी इस समय मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, टिकट्स पे चर्चा चल रही है, 2 लिस्ट आ चुकी है, तीसरी लिस्ट को आने में काफी समय लग रहा है, तो इन दोनों सवाल का आप मुझे संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। देखिए, 10 साल के जो उनका जो कार्यकाल था वो तो अभूतपूर्व रहा, जिसके चलते ही पूरे देश में समय आ रहे हैं। और कुछ दक्षिण के कुछ राज्यों को अगर हम छोड़ दें, मुझे लगता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में, क्योंकि देखिए जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो विधानसभा चुनाव में ज्यादा हावी रहते हैं, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जो आम जनता, खासतौर से दक्षिण की जो जनता है, वो बहुत पढ़ी लिखी भी उनको हमेशा माना जाता है, उत्तर से ज्यादा पढ़े लिखे लोग वहां पे हैं। और वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जब अपना वोट डालेंगे तो देखेंगे देश हित में क्या चीज है। तो उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि इस बार इनका प्रदर्शन बेहतर होगा और 10 सालों से ज्यादा बेहतर होने वाला। हाँ, वो योजनाएं क्या होंगी वो तो घोषणा पत्र में जारी होगा, वो इनका इंटरनल मीटिंग है, वो चल रही है अभी, जो बताएगी कब तक इनका घोषणा पत्र जारी रहेगा। दूसरा प्रश्न आप जो बोला कि टिकट को लेकर के, देखिए जब इलेक्शंस में जब जो इलेक्शन होता है ना, ये उस युद्ध की तरह होता है और खासतौर से ये भी एक युद्ध भी है। तो इसमें साम दाम दंड, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है कि पहले कौन किसको टिकट दे रहा है, वहां कैंडिडेट कैसा है, तो उसके हिसाब से लोग देखते हैं। और प्लस क्या है कि बहुत सारा इस बार एंटी इनकम्बेंसी जो हो सकती है वो पार्टी के लिए नहीं है, लेकिन कैंडिडेट्स के लिए हो सकती है। उसके अपने निजी कुछ बहुत सारे काम हो सकते हैं जिसके नाते पब्लिक में उसका एक रोष हो। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, ये जो भी काम करती है ये किसी व्यक्ति विशेष के नाते काम नहीं करेगी। इस देश में कोई ऐसा दल नहीं है जहां पे एक व्यक्ति के चाहले तो कुछ हो जाएगा। ये जो ऐसा दल है जहां पे एक व्यक्ति के चाहने से कुछ नहीं होगा। पूरी एक टीम यहाँ बनाई गई है। आप इस पूरे फ्लोर्स पे आप जाती रहती हैं, आप जानते किसी फ्लोर पे अगर आप चले जाइए तो कोई गारंटी कोई केबिन वाला नहीं ले सकता। और किसी दल में आप चले जाइए कि वहां पे आपने एक भी इंपॉर्टेंट केबिन को अगर आपने सेट कर लिया तो आपका टिकट पक्का। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर्वे होता है, यहाँ पे उसकी निजी बैकग्राउंड को चेक किया जाता है, उसकी स्थिति क्या है, जनता में उसकी क्या स्थिति है, वो सब कुछ देख करके उसको टिकट दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट होगा इनके पास बहुत, इनका जो सिलेबस है ना बहुत स्ट्रांग है। हम और आप उसको में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी रहेगा। मैं दावा कर सकता हूँ, इस देश का कोई पत्रकार दावा नहीं कर सकता कि इनकी जो स्ट्रेटेजी है उसको पढ़ ही नहीं सकता। अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़े मीडिया हाउस में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे तो वहां के उनके ओनर ने इस बात को बोला कि आप दक्षिण के बहुत दौरे कर रहे हैं, इससे लगता है कि आप 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें स्टेटमेंट दिया कि आप गलत हैं, मैं 2029 नहीं, मैं 2039 की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये प्रधानमंत्री जी हमसे 10 कदम आगे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो उनका एक पूरा स्ट्रैटेजी है और जिसके चलते टिकट डिक्लेयर होंगे, बहुत जल्दी होंगे। लेकिन जो भी होंगे ना, मैं आपको बताऊं, बहुत सोच समझ के होंगे। ये कोई भाई भतीजावाद यहाँ नहीं चलता है, इसलिए बहुत जल्दी वो लिस्ट आएगी। और मुझे लगता है कि देश में ऐसी पार्टियों की जरूरत है जो देश के हित में काम करे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद, आपने काफी धन्यवाद। अच्छे उत्तर दिए। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ सपना चारण, साधना प्लस, दिल्ली। झारखंड की जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने अपनी पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर पार्टी का दामन थामा। और आज झारखंड की एक नेता मैं कहूंगा कि बहन सीता सोरेन जी पार्टी में प्रवेश कर रही है और उनकी क्षमता का, विशेषकर झारखंड ये आदिवासी बहुल प्रदेश और आदरणीय अटल जी से लेकर ट्राइबल मिनिस्ट्री बनाने से लेकर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिरसा मुंडा जयंती को विशेष तौर पर मनाने की जो शुरुआत हुई और कई ऐसी योजनाएं हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए विकास की इस सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि कई ऐसे आदिवासी नेता हैं कि वो इस पूरी धारा में
भाजपा से जुड़ना चाहते हैं और आज बहन सीता हमारे साथ जुड़ने से झारखंड में एक और ताकत भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है और आने वाले दिनों में लोकसभा के बाद जो तुरंत चुनाव होते हैं हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका एक अलग असर तो दिखेगा। लेकिन चुनावी राजनीति छोड़कर भी मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज के हित के लिए जो योजना आदरणीय मोदी सरकार की ओर से चलाई जाएगी, उसको और ताकत से आदिवासी के समाज के आखिरी तबके तक पहुंचाने में हम झारखंड में अभी शक्तिशाली हो रहे हैं और इसलिए मैं बहन सीता सोरेन जी का स्वागत करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में झारखंड के हमारी पूरी टीम के साथ आगे चलकर आदिवासी हित के कार्यक्रमों में अपनी पूरी शक्ति लगाएगी और आदिवासियों के विकास में अपना योगदान देगी, ये मुझे विश्वास है। मेरा विनम्र निवेदन है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से कि आप 2 शब्द रखें। हेलो, आदरणीय श्री विनोद तावड़े जी, संजय मयूख जी और पार्टी के नई सदस्यता ग्रहण करने वाली बहन सीता सोरेन जी, मैं स्वागत करता हूं जैसा आदरणीय विनोद तावड़े जी ने किया है बहन सीता सोरेन जी का। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रहते हुए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष, कोयला खदानों से जो सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में चोरी और भ्रष्टाचार था, उसके विरुद्ध दिल्ली तक आवाज उठाने का काम बहन सीता सोरेन द्वारा किया गया। आदिवासी बहन संघर्ष की पर्याय, हम स्वागत भी कर रहे हैं पार्टी में और मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं झारखंड का प्रभारी भी हूं, मेरे दायित्व निर्वहन में आदरणीय सीता जी के माध्यम से मुझे सहयोग भी मिलेगा और सफलता भी मिलेगी। धन्यवाद। निवेदन होगा बहन सीता सोरेन जी से कि आपको संबोधित करें। आज के इस मंच में उपस्थित हमारे झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, विनोद तावड़े जी, संजय मयूसी एवं सभी पत्रकार बंधुओं, आज हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के महापरिवार को छोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशाल परिवार में आज हम शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है और सभी टीम जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, दिन रात सभी मिलकर के लगे हुए हैं कि हमारे इंडिया का विकास कैसे हो। इसी दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग आज चुनाव के दिनों में पहुंचे हैं और पूरा इंडिया से हमें सूचना मिल रही है कि लोग जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे तरह से विश्वास रखते हुए इस महापरिवार में, मोदी जी के महापरिवार में आस्था और विश्वास को देखते हुए सभी कोई इस परिवार में जुड़ रहे हैं और
मैंने भी कई संघर्ष किए। झारखंड में 14 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में रही। मेरे ससुर जी शिबू सोरेन जी, मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी, उनके अगुवाई में झारखंड अलग राज्य बना। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।